अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल लिखा था उस वक्त 1 जनवरी 21 ओपनिंग था 5 लाख, फिर 1 अप्रैल को राइट इशू किए 1 लाख, तो ये बन गया 6 लाख। फिर 31 दिसंबर 21 ईयर एंड आ गया, थ्री बाई 12 और 9 बाई 12 125 450,000 575,000। जी जी फर्स्ट जनवरी 21 5 लाख, 1 अप्रैल 21 6 लाख और बस फिर 31 दिसंबर 21। 1 जनवरी 22 6 लाख, फिर 1 अप्रैल 22 को बोनस इशू किया 120,000 720,000, वो बीच में लाइन नहीं लिखी हुई मैंने। फिर 1 जुलाई 22 को राइट इशू किया 750 हो गए, वो बीच में लाइन नहीं लिखी मैंने। फिर 1 फिर बोनस किया 9 लाख और फिर 31 दिसंबर ईयर एंड आ गया। 3 महीने 9 बाई 12 3 बाई 12 3 बाई 12 नहीं 4 बाई 12। ये बोनस कितना था? 20%, तो इससे ऊपर 1.2 1.2 और 1.2, और ये कितना था? 1 for 5, तो इससे ऊपर 6 बाई 5 6 बाई 5 और आगे कैलकुलेशन तो ठीक कर ही ली होगी। बोनस इशू बस यही है। एडजस्टमेंट्स पढ़ा रहा हूँ। दूसरी एडजस्टमेंट राइट इशू। अच्छा, राइट इशू तो अभी पहले भी सवाल में लिखा था, लेकिन राइट इशू अगर फुल मार्केट प्राइस पे हो रहा है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। राइट इशू सस्ता ही ऑफर होता है। क्यों? क्योंकि लोगों से कह रहे हैं जी और शेयर खरीद के पैसे दो और शेयर खरीद लो। वो क्यों खरीदें भाई? इनको नहीं चाहिए, तो उनको कंपनी को कुछ डिस्काउंट ऑफर करना पड़ेगा तो ही वो राइट शेयर्स लेंगे। तो इसलिए नॉर्मली राइट शेयर्स सस्ते ही होते हैं। अच्छा, सस्ते में ये नहीं कह रहा डिस्काउंट पे होते हैं। लिस्टेड कंपनी है, शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। लिस्टेड कंपनी क्या होती है? लिस्टेड कंपनी होती है जिसके शेयर स्टॉक मार्केट में बेचे खरीदे जा रहे होते हैं। जैसे मोबाइल है, कोई मोबाइल का ब्रांड बताएं। आए हुए आईफोन, ओप्पो। हाँ, अपने अपने लेवल पे रहे ना हम। ओप्पो नहीं, ठीक है ना। आप देखें, स्टूडेंट्स के लिए ये ज़रूरत की हद तक हो तो ठीक है। अब्बा जी फीसें दे दे के बेचारे थक गए,
और आपने जो मोबाइल लेना है इतना महंगा है, तो चलो सैमसंग की मिसाल ले लेते हैं। अब अगर सैमसंग का मोबाइल है तो सैमसंग का मोबाइल जिस कंपनी यानी सैमसंग का मोबाइल ख़रीदा उसके अलावा भी वो मार्केट में बेचा ख़रीदा जाता है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि उसकी वर्थ ज़्यादा है, अगर कोई मोबाइल बेचना भी चाहे, जान भी छुड़ाना चाहे तो मार्केट में जाके बेच सकता है। एक और नई कंपनी लॉन्च हो जिसका मोबाइल कोई मार्केट में ख़रीदता बेचता ना हो, उस मोबाइल को ख़रीदने का वाहिद सोर्स वो कंपनी हो, जो उस कंपनी से मोबाइल ख़रीदना चाहता हो उसको वो मोबाइल बना के दे देते हो। मार्केट में वो मोबाइल कोई ख़रीदता बेचता नहीं है, तो उस मोबाइल की कोई मार्केट वर्थ, यानी अगर मोबाइल आप किसी को बेचना चाहें तो वो क्यों नहीं ख़रीद रहा होगा? क्योंकि मार्केट नहीं है, तो आगे कहाँ सेल करेगा। इसी तरह से कंपनीज़ के शेयर्स भी मार्केट में बेचे ख़रीदे जाते हैं। स्टॉक मार्केट एक मार्केट होती है जहाँ पर कंपनीज़ के शेयर्स मुख्तलिफ बाय सेल होते हैं, लेकिन किस कंपनी के शेयर्स बेचे ख़रीदे जाएंगे, उस कंपनी को स्टॉक मार्केट वालों को जाके अपना नाम रजिस्टर कराना पड़ेगा। इस रजिस्टर कराने को कहते हैं कि कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई। वो कंपनीज जिनके स्टॉक मार्केट में शेयर्स बेचे ख़रीदे जा रहे होते हैं उनको लिस्टेड कंपनीज कहती हैं। अब एक कंपनी का शेयर होल्डर है, उसने कंपनी के शेयर्स ख़रीदे हुए हैं और वो कंपनी का ओनर है, और अगर वो अपने पैसे वापस लेना चाहे तो क्या करे? कंपनी के पास जाके शेयर वापस करके पैसे ले ले? नहीं, ये नहीं हो सकता। तो स्टॉक मार्केट में जाए और शेयर बेच दे। कितने का बिकेगा शेयर? जो उस वक्त मार्केट में प्राइस चल रही होगी। तो शेयर की एक मार्केट प्राइस होती है, मार्केट प्राइस, क्योंकि मैंने टर्म यूज़ करनी है अभी। लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स मार्केट में जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं वो मार्केट प्राइस है। जिस इंडिविजुअल के पास शेयर्स थे और वो मार्केट में जाके ये शेयर बेच दे, तो इसने मार्केट में शेयर बेचा और पैसे ले लिए। जिस कंपनी का शेयर वो इशूड है उस कंपनी को क्या मिला इस ट्रांजैक्शन का? कुछ भी नहीं। कंपनी को पैसे कब मिलने थे? जब उन्होंने ओरिजिनली शेयर इशू किए थे, तब उन्होंने कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, प्रीमियम क्रेडिट किया था। जब कंपनी खुद शेयर इशू करती है ना, तो कंपनी कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट करती है। अब जिन लोगों के पास शेयर्स हैं, अगर वो उन शेयर्स को मार्केट में बेचना चाहें तो बेच दें जाके। कंपनी इसके लिए क्या काउंटिंग कर रही होगी? कुछ भी नहीं। लेकिन शेयर तो लो हो रहे हैं ना, शेयर कैपिटल लो हो रहा है। नहीं, लो कैसे हो रहा है? नहीं 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 नहीं, एक हाउसिंग स्कीम, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की और प्लॉट बना बना के बेच दिए। उस स्कीम ने जितने लोगों को प्लॉट बेचे, उन लोगों ने उस स्कीम से प्लॉट खरीदे, उस स्कीम को पैसे दिए, उनसे प्लॉट ले लिए। अब वो एक बंदा अपना प्लॉट किसी और बंदे को बेच देता है, तो उस स्कीम में से प्लॉट गायब हो जाएगा, वहीं रहेगा ना। अच्छा, उस स्कीम को पैसे जाएंगे इसके? दो इंसानों की इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन थी। तो इसी तरह से कंपनी जब शेयर इशू कर देती है तो कंपनी ने कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, प्रीमियम क्रेडिट कर लिया। अब वो शेयर होल्डर उस शेयर को जाके जिसको मर्जी बेच दे। ये उन इंडिविजुअल्स की आपस की ट्रांजैक्शन है। तो कितने पे बेचेगा स्टॉक मार्केट में? बस ये मार्केट प्राइस समझानी थी आपको, क्योंकि इसमें मार्केट प्राइस इस्तेमाल होने लगी। हाँ जी, हाँ हाँ, मार्केट है ना, वहाँ पर कोई इंडिविजुअल जाके शेयर बेचेगा तो कोई खरीदेगा तो बेचेगा ना। तो स्टॉक मार्केट में शेयर बेचे खरीदे जा रहे होते हैं। तो किस रेट पे बेचे खरीदे जा रहे होंगे? मार्केट प्राइस। बस मार्केट प्राइस समझाने के लिए सारी कहानी बताइए, क्योंकि अभी मैं मार्केट प्राइस इस्तेमाल करने लगा हूं। अगर एक शेयर मार्केट में 40 रुपए का ट्रेड हो रहा है और कंपनी ये फैसला करती है कि हमने नए शेयर इशू करने हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कहना है जी और पैसे दो, हम आपको और शेयर देते हैं, मजीद शेयर इशू करना चाहते हैं, राइट इशू। अगर उन्होंने 40 रुपए ही का शेयर लोगों को ऑफर किया तो शायद लोग इंटरेस्टेड ना हो। क्यों? क्योंकि 40 का ही मार्केट में मिल रहा है, तो उनको क्या ज़रूरत है नया शेयर कंपनी से ख़रीद के और पैसे देने की। तो कंपनी उनको कुछ सस्ता शेयर ऑफर करेगी। कंपनी कहेगी कि चलो 35 रुपये में हम तुम्हें शेयर इशू करने को तैयार हैं। इससे लोगों को इंसेंटिव मिलेगा और लोग आके कंपनी से शेयर ले लेंगे। लोगों को क्या फ़ायदा है इसमें? 5 रुपये का फ़ायदा है। तो राइट इशू जनरली मार्केट प्राइस से कम पे ही इशू होते हैं।
अच्छी कंपनी है, उसके शेयर हैं मार्केट में, उसकी प्राइस भी अच्छी खासी है सर, लेकिन राइट इशू की वजह से उन्हें पहले शेयर होल्डर से तो पूछना पड़ेगा सर वो कम प्राइस पे क्यों ऑफर करेंगे, वो कहेंगे ठीक है लेना, तो मार्केट में तो प्राइस में ज़्यादा मिल ही रही है। कंपनी अगर नए शेयर इशू करना चाहती है तो किन लोगों को इशू करेगी? सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर चलो एग्जिस्टिंग भी नहीं मानते, जनरल पब्लिक को। जब किसी भी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है ना तो प्राइस पे फ़र्क पड़ता है। मार्केट में ऑलरेडी शेयर्स उसके ट्रेड हो रहे हैं। जब कंपनी नए शेयर इशू करेगी तो मार्केट में और शेयर्स आएंगे, तो जब और शेयर्स आएंगे तो प्राइस कम होती है, तो उतने पैसे नहीं रह पाएंगे, प्राइस चेंज होनी है, तो फिर वो एग्जिस्टिंग लोगों को ही सस्ता ऑफ़र कर दे। तो इसलिए कंपनी करती है सस्ता ऑफ़र। तो जब भी कंपनी ने राइट शेयर इशू करने होंगे जनरली वो मार्केट प्राइस से कम पे ही इशू ऑफ़र करेंगे। लेकिन अगर पूरी मार्केट प्राइस पे कर दें और वो भी हाथों हाथ बिक जाए तो बिक जाए। तो इससे पहले हम लोग जो अभी तक 2 दिन में सवाल कर रहे थे वो थे राइट इशू एट फुल मार्केट प्राइस। तो फिर एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट तब है अगर वो मार्केट प्राइस से कम पे इशू करेंगे। तो एडजस्टमेंट क्यों है? बोनस शेयर की एडजस्टमेंट क्यों कर रहे थे? क्योंकि शेयर इशू हो रहे थे लेकिन पैसे नहीं आ रहे थे। तो इससे फिर जब पैसे नहीं आ रहे थे तो बिजनेस उस तरह से उन पैसों को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रहा, तो फिर ईपीएस परफॉर्मेंस अंडरस्टेट कर जाएगा। उसको ठीक करने के लिए कुछ ऐसी कैलकुलेशन की गई कि जो मुफ्त शेयर थे समझो पैसे पहले ही आ गए थे। ये वो एडजस्टमेंट है। फिर बता रहा हूँ बोनस इशू की एडजस्टमेंट क्यों करनी पड़ रही है कि पैसे नहीं आए। अच्छा, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं आए ना। फुल मार्केट प्राइस पे इशू करते तो एडजस्टमेंट क्यों नहीं करनी पड़ी? क्योंकि जितने बिजनेस की हैसियत के मुताबिक उस वक्त आने बनते थे उतने आए, जितने आने बनते थे उससे कम आए। कुछ ना कुछ मुफ्त एलिमेंट आ रहा है बीच में। तो जिस तरह से बोनस की हम एक फुल एडजस्टमेंट करते थे, इसकी कुछ ना कुछ पार्शियल एडजस्टमेंट जरूर करनी पड़ेगी। अगर 10 रुपए का शेयर मुफ्त में इशू कर दिया तो चलो हमने उस 10 रुपए के एक शेयर की एडजस्टमेंट की। अगर 8 रुपए का इशू किया तो कुछ ना कुछ तो 2 रुपए तक की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इसमें भी हमें एक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। कॉन्सेप्ट वही है कि जितने पैसे आने चाहिए थे अगर उतने ही पैसे आ गए तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही नहीं आए तो बोनस की एडजस्टमेंट है। जितने आने चाहिए थे उससे कम आए, चलो पूरी ना सही थोड़ी सी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है। उस थोड़ी सी एडजस्टमेंट के लिए हमें यहां पर एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा। अब वो थोड़ी सी एडजस्टमेंट क्या होगी उसको मैं राइट फैक्टर कह देता हूं। जी जी बिल्कुल बताएगा। एक राइट फैक्टर के नाम से एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और वो राइट फैक्टर का फार्मूला होगा फेयर वैल्यू यानी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर immediately before the exercise of right, यानी राइट इशू से जस्ट पहले शेयर की मार्केट वैल्यू क्या थी? है नहीं मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू। फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू नहीं लिखा मैंने, फेयर वैल्यू लिखा है। फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू। राइट इशू से जस्ट पहले मार्केट में उस वक्त शेयर वैल्यू क्या चल रही थी? डिवाइडेड बाय TERP।
TERP क्या होती है, इस पे करते हैं बात, उसका भी एक फार्मूला है। वो दिया है मतलब जो से चैनल्स होते हैं ना, नहीं, वो TRP होती है, TERP। TERP बनता है थेरेटिकल एक्स राइट प्राइस। TERP का मतलब है थेरेटिकल एक्स राइट प्राइस। इसका फार्मूला है अच्छा, फार्मूला इसका मैं डिराइव करके देता हूँ, डिराइव करके दूंगा ना तो ज़्यादा आसान होगा याद रखना। इसका फार्मूला एक मिसाल से डिराइव करके देता हूँ। राइट इशू से जस्ट पहले कंपनी के इशूड शेयर कैपिटल 400 मिलियन शेयर्स थे और उनकी उस वक्त जो प्राइस चल रही थी वो 30 रुपए चल रही थी। कंपनी ने राइट शेयर इशू किए 80 मिलियन और वो इशू किए 25 रुपए पे। मार्केट में रेट 30 था, 25 रुपए पे 80 मिलियन राइट शेयर इशू कर दिए। जो लोग ये राइट शेयर्स कंपनी से लेंगे वो कंपनी को कितने पैसे देंगे? 25 इंटू 80, इतने पैसे देंगे। जब राइट शेयर्स भी इशू हो जाएंगे तो कंपनी का टोटल इशूड शेयर कैपिटल क्या बन जाएगा? 480। शेयर्स बढ़ जाएंगे। मार्केट प्राइस 30 ही रहेगी, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? नहीं, एवरेज लेंगे नहीं, वैसे पूछ रहा हूं कि 30 ही प्राइस रहेगी, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? अच्छा, इसका असल जवाब तो ये है, जब आप लोग BFD में वैल्यूएशन पढ़ेंगे, वैल्यूएशन बिजनेस वैल्यूएशन एक चीज़ होती है, असल जवाब तो ये है कि 30 भी रह सकती है, 30 से बढ़ भी सकती है, 30 से कम भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि लोग कैसे परसीव करेंगे। हो सकता है लोग इस नए शेयर इशू करने को ऐसे परसीव करें कि बिजनेस ग्रो कर रहा है भाई, और सारे शेयर होल्डर बनते हैं इसके, तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ भी सकती है, उतनी भी रह सकती है, कम भी हो सकती है। थ्योरेटिकली स्पीकिंग कम हो जाएगी, असल में तो बढ़ भी सकती है, लेकिन थ्योरेटिकली स्पीकिंग कम हो जाएगी। कम होके कितनी हो जाएगी? इसके लिए बुजुर्गों ने एक फार्मूला बनाया कि समझो 400 यूनिट्स इस रेट वाले हैं, 80 यूनिट्स इस रेट वाले हैं, वेटेड एवरेज कैसे निकालें? दिस इनटू दिस, this into this, $14,000 divided by 29 point। ये दोबारा सुने, शेयर अभी इस वक्त, अभी मतलब राइट इशू से पहले इतना कैपिटल है इशूड, मार्केट में इतने का शेयर चल रहा है। कंपनी 80 मिलियन राइट शेयर इशू करना चाह रही है, लेकिन थोड़े सस्ते, मार्केट प्राइस से थोड़े सस्ते, 25 रुपए के। जब राइट शेयर इशू हो जाएंगे, लोगों के पास शेयर्स और आ जाएंगे, हो सकता है वो बेचने की भी कोशिश करें कि बस हम बेचते हैं चल के, तो मार्केट में जब हिलजुल होगी तो प्राइस चेंज हो जाएगी। असल में 30 भी रह सकती है, 30 से ज़्यादा भी हो सकती है, 30 से कम भी हो सकती है, लेकिन थ्योरेटिकली स्पीकिंग कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? उसके लिए कोई तो तरीका कैलकुलेशन का करना था, तो बुजुर्गों ने एक फार्मूला बनाया कि इनका वेटेड एवरेज कर लेते हैं, दिस इनटू दिस टोटल अमाउंट, दिस इनटू दिस टोटल अमाउंट, और इस टोटल को इससे डिवाइड कर दें। बोरिंग कॉस्ट में भी हम कुछ ऐसे ही कर रहे होते थे कि ये वेट था, ये एक्स था, तो WX समेशन WX डिवाइडेड बाय समेशन W। इसका जो आंसर आया, थ्योरेटिकली स्पीकिंग
राइट शेयर इशू होने के बाद मार्केट प्राइस इतनी हो जाएगी, थ्योरेटिकली स्पीकिंग एक्स राइट मतलब राइट के बाद प्राइस इतनी हो जाएगी। तो TERP कहते हैं कि थ्योरेटिकली स्पीकिंग राइट इशू हो जाने के बाद प्राइस मार्केट में कितनी हो जाएगी, इसको TERP कहते हैं। कैलकुलेट कैसे किया, ये कैसे, क्या फॉर्मूला बनाया इसका? वेटेड एवरेज तो है, लेकिन किसका वेटेड एवरेज किया? जितने शेयर्स पहले थे और उनकी जो मार्केट प्राइस उस वक्त थी, और जो राइट इशू किए और उनकी जो इशू प्राइस रखी, इसका वेटेड एवरेज TERP है। अगर इसको फार्मूले की शक्ल दे लें तो फार्मूला ऐसा बना लेते हैं कि एग्जिस्टिंग शेयर्स 400 या बिफोर कह लेते हैं, बिफोर राइट इशू 400 इंटू 30 रुपए को क्या कहें, ये यही वाली अंग्रेजी। अगर आप इसको फेयर वैल्यू लिख के काफ़ी समझ लेते हैं तो ठीक है, ये मुराद है। इससे कोई निशानी लगानी है तो निकाल लें बेशक, यही वाली लाइन से ये मुराद है। प्लस 2000 को क्या नाम दें, 14,000 12,000 आ गया ये, प्लस 2000 क्या है, राइट शेयर्स मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस, इसको एक्सरसाइज प्राइस भी कहते हैं। $12,000 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय वो 400 क्या है, यही प्लस 80 क्या है, ये TERP का फार्मूला। एक्स बाद के इसके बाद सर वो जो आप बता रहे थे कि जो परसीव करने की बात है वो बढ़ भी सकती है कम भी। सर उसी सेंस से मैं राइट इशू की बात करता मैं प्राइस बढ़ नहीं है उसके लिए पता है तो फिर वो इतना डिस्काउंट। लेकिन वो तो अंदाज़ा है ना, बढ़ जाए शायद, लोगों को तो सस्ता ऑफ़र करेंगे तो लोग कन्विंस्ड होंगे ना। ये तो एक्सपर्ट्स को पता है बढ़ सकती है, लेकिन लोग तो आम से लोग हैं, उनको ऑफ़र करेंगे, सस्ता ऑफ़र करेंगे तो खरीदेंगे ना। सारे तो इतने साइंसदान नहीं होते कि कल को क्या होगा, ये तो एक्सपर्ट्स सोच रहे हैं ना क्या होगा। लोगों को, ये सारे शेयर होल्डर आम लोग ही हैं ना, कोई नौकरी पेशा होगा, कोई दुकानदार होगा, कोई बड़ा इन्वेस्टर होगा, तो उनको अगर शेयर ऑफ़र करने हैं, उनको कन्विंस करना है तो डिस्काउंट ऑफ़र होगा तो उनको शेयर अच्छे लगेंगे। इस फार्मूले से पहले TERP निकलेगा, फिर इस फार्मूले में उसको रखेंगे, और ये फैक्टर है, ये राइट फैक्टर है। अच्छा, इस सारी मेहनत से हो क्या रहा है, इस सारी मेहनत से हो ये रहा है कि वो जो उसमें थोड़ा मुफ्त वाला एलिमेंट था वो एडजस्ट हो रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह बोनस फैक्टर का एक कॉलम था, राइट फैक्टर का एक कॉलम डल जाएगा। हाँ, अगर कोई वैसे जानना चाहे वैसे तो आप बेहतर है कि इस पर मुतमईन हो जाएं। एमी अगर कोई जानना चाहे कि इसकी गहराई ये कैसे हो रहा है तो मैं उसको सॉल्व करके बता दूंगा, जस्टिफाई कर दूंगा कैसे एडजस्टमेंट हो रही है। नहीं, आवाम के लिए नहीं है, ये आवाम के लिए नहीं। डाइल्यूटेड रहता है। ये नोटेड तो सवाल लिखें। जो उसकी वर्डिंग एक्सप्लेन की है, जब राइट इशू हो जाएगा तो मार्केट प्राइस बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, इतनी भी रह सकती है। थ्योरेटिकली स्पीकिंग कम हो जाएगी, कम होके कितनी हो जाएगी, उसको थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कहते हैं। थ्योरेटिकली स्पीकिंग राइट के बाद प्राइस क्या होगी, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। एक्स राइट का मतलब होता है राइट के बाद।
ठीक है, नोटेड। चलें सवाल लिखें। शेयर कैपिटल बैलेंस, शेयर कैपिटल बैलेंस एज एट, शेयर कैपिटल बैलेंस एज एट 1 जनवरी 21, शेयर कैपिटल बैलेंस एज एट 1 जनवरी 21, चार लाख शेयर्स, 4,04,000। ऑन फर्स्ट अप्रैल 22, हाँ जी होशोवास में कह रहा हूँ 22, 1 अप्रैल 22, कंपनी मेड अ बोनस इशू, company made a bonus issue of 144 on 1 जुलाई 22, on 1 जुलाई 22 company made a right issue, company made a right issue of 40,000 shares, 40,000 shares at full market price, on 1 November 22, on 1 November 22 company made a right issue of 146 at an exercise price of 28 रुपये, ₹38 पर शेयर। मैंने क्या कहा? नहीं 28 बोला मैंने, 28 per share, whereas market price at that time was 35 रुपये, 35 पर शेयर। दो 2021 का पैट 640,000 और 6,40,000 और 2022 का पैट 920,000, 9,20,000। मुझसे रिक्वायर्ड है 2022 की ईपीएस और 2021 की रीस्टेटेड ईपीएस।
1 जनवरी 21 4 लाख और बस। फर्स्ट जनवरी 22 4 लाख से मामला शुरू हुआ। 1 अप्रैल 22 को बोनस इश्यू हुआ 144 यानी 1 लाख, ये बन गए 5 लाख। फिर 1 जुलाई 22 को राइट इशू हुआ 40,000, ये बन गए 540। फिर 1 नवंबर को फिर से राइट इशू हुआ 146 90,000, ये बन गए 630 और बस ईयर एंड हो गया। ऊपर वाला 4 लाख पूरा साल, ये वाला पूरा साल, तो 1 काफ़ी है या 12/12 कह लें। 1 मतलब सिर्फ 1 लिखा था मैंने, चलो 12/12। ये 3/12 3/12 4/12 2/12। बोनस फैक्टर 1/4 था तो 5/4, इससे ऊपर 5/4 और 5/4। राइट इशू इस वाले की कोई एडजस्टमेंट नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि फुल मार्केट प्राइस पे इसकी करनी है एडजस्टमेंट। इसकी एडजस्टमेंट के लिए पहले हमें TERP निकालना पड़ेगा। जी TERP इस वाले राइट इशू के लिए निकाल रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए 540 उस वक्त ये 35 का था प्लस 90,028 वाले डिवाइडेड बाय 630 या 540 प्लस 90, चलो 540 प्लस 90 लिख देता हूँ। बस अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में से जो याद रह जाए। कितने राइट शेयर इशू कर रहे हैं? तादाद टोटल नहीं पूछ रहा, रेशो क्या है? 1/6 यानी पहले 6 थे, 1 और इशू कर रहे हैं। इससे भी यही आएगा। ये वाला ठीक है, ऐसे कर लें। इस पे नंबर लिखना भी कम पड़ेगा, ऐसे कर लें। है ये कैसे किया? राइट रेशो क्या है? 1/6 यानी पहले 6 थे तो 1 और दे रहे हैं। पहले 5 40 थे, 90 और इश्यू हो रहे हैं। तो पहले 6 थे, 1 और इश्यू हो रहा है, और यही 6 यही 1 नीचे आ गया। तो अब TERP तो ये है, राइट फैक्टर क्या बना? समझ नहीं आई? राइट फैक्टर क्या बना? 35 डिवाइडेड बाय 34। और इसको आपको ना खुद टेंशन नहीं लेनी कि पहले आप इसको कैलकुलेट करें फिर सोचे राउंड ऑफ करूं कि ना करूं, बस कैलकुलेटर को करने दें जो करना है। इससे ऊपर 35/34, 35/34, 35/34 और 35/34। मैंने राइट फैक्टर लिख के दिया था कि उस वक्त मार्केट प्राइस क्या है डिवाइडेड बाय TERP। तो उस वक्त मार्केट प्राइस 35 है, TERP 34 है। बजाय इसके कि आप उसको सॉल्व करके पॉइंट्स में लिखें, बस लिख दें ये रेशो। तो
तो फिर जिस तरह यहाँ वो डबल डबल बोनस फैक्टर लिख रहे थे ना, यहाँ पर वो और आ जाता। तो सर्टिफिकेट 34 लेंगे ना मार्केट प्राइस? नहीं, दोबारा पूछिए। मतलब कि अगर दोबारा राइट इशू होता है और कम तो प्राइस, फिर वो किसी दिन होता ना, जैसे इस सवाल में कब है 1 नवंबर, हो सकता है 30 नवंबर को फिर हुआ होता, तो फिर 30 नवंबर की प्राइस बताता मैं। मार्केट वैल्यू 34 होती? नहीं ना, वो तो चेंज हो गए होते ना, महीना गुजर गया इस बात को। देखिए अभी मैंने 1 नवंबर को राइट इशू किया है, मैं कह रहा हूँ इसी सवाल में एक और राइट इशू आ जाता 30 नवंबर को। अब 30 नवंबर की राइट इशू के लिए फिर आपको 35-34 नहीं बताया होता, फिर एक और प्राइस बताई होती, महीना गुजर गया और प्राइस हो गई होती, फिर वो वाली प्राइस लेके हम यहाँ पर लिखते। दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस 14 this into this into this into this 128676 अच्छा चलो ठीक है, सेम महीने, ठीक है। दिस इंटू दिस इंटू दिस 185,294 185 294 this into this 105,000 54 7646 तो बेसिक ईपीएस 2021 रीस्टेटेड 640,000 डिवाइडेड बाय 514706 1.24 बेसिक ईपीएस 2022 920,000 डिवाइडेड बाय 547646 1.668 ये है जी राइट इशू। राइट इशू परसेंटेज में भी हो सकता है, इस तरीके से चलना हो तो नहीं। अगर ये करना है कि ये करना है, अगर ये करना है तो ये तो आप बहरहाल शेयर्स तो आप निकाल ही रहे हैं ना। जैसे अगर ये राइट इशू 20% होता तो आपने वो तो 20 लगा के यहाँ लिखना ही है। तो शेयर्स के ये वाला तरीके का डाटा है आपके पास, क्योंकि आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे तो बैलेंस निकलेगा ना। तो चाहे वो 1 फॉर समथिंग दिया हो, परसेंटेज दिया हो, शेयर्स आप कैलकुलेट तो कर ही रहे हैं, इसलिए ये तरीका तो रेडीली अवेलेबल है। अगर ये लगाना चाहें 20% तो ये 20 है, वो 100 है। 20% का मतलब है 100 के पीछे 20 और, तो ये 20 है, ये 100 है। परसेंटेज में देखेंगे मतलब मुकम्मल 20 और मुकम्मल 20% 20 बाय 100 ही होता है ना। क्या ये सारा कुछ ये मेन है, यानी इसमें कोई इनकम स्टेटमेंट थोड़ी बनाने की उसकी हम वर्किंग कर रहे हैं। आज में आपको सवाल ही कहा है कैलकुलेट, तो बस कैलकुलेट। बेसिक ईपीएस के जो आपने क्वेश्चंस लिए हुए हैं उन पे आइए, कर लें नोट कर लें।
बेसिक ईपीएस के नोट्स क्वेश्चन 2 आप अभी कर दें। जी जी अभी 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 बेसिक ईपीएस के नोट्स में क्वेश्चन नंबर 2 यासर लिमिटेड, ये आप लोग अभी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिक ईपीएस के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2। बस ये की बंडल मिला है, यही मिला है बस। 6 फाइलें दी थी मैंने उसको। ऊपर हेडिंग देखे ना भाई, बेसिक ईपीएस निकालने हैं, डाइल्यूटेड नहीं, बेसिक ईपीएस। क्वेश्चन नंबर 2 कर दीजिए अभी, 10 मिनट बहुत ऐसे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। अच्छा, इसमें आपको एक डेफर टैक्स का वर्ड नज़र आ रहा है। ये FR2 की चीज़ है, आपकी चीज़ नहीं है, लेकिन सवाल की हद तक हो सकता है गिवन हो, होना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी एहतियातन इखलाकन रख दिया। ये टैक्स एक्सपेंस ही है। हाँ, मतलब ये टैक्स एक्सपेंस आपको 2 लिखे नज़र आ रहे हैं, दोनों ही हैं, ये दोनों मिला के ही टोटल टैक्स एक्सपेंस है। होना नहीं चाहिए आपको ये वर्ड यूज़, टैक्स एक्सपेंस ही दिया होगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा लफ्ज़ ले आऊँ सामने आपके। यानी 2016 का टैक्स एक्सपेंस 32,000 है, 32,000। 2015 का टैक्स एक्सपेंस 29 हाँ जी 18,000। चले करें।
ये जो 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या 12% इरिडीमेबल हैं, ये 10 और 12% क्या है? ये उनकी डिविडेंड की परसेंटेज है। कोशिश तो की है मैंने, बताएं क्या गलती की है, बताएं। कर लिया तो मैं कर लेता हूँ डिस्कस, अगर कर रहे हैं तो। आपको ये जो 2015 में 4000 शेयर इशू करने बताए हैं, बता रहा हूँ ना जी, जी बता रहा हूँ ना, अरे बता रहा हूँ ना भाई, जो 2015 में शेयर इशू बताए हैं कितने हैं? 4000। ऊपर टेबल किस डेट का दिया हुआ है? 31 दिसंबर का। तो 31 दिसंबर 2015 को इशूड शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स है। ये 15 का ओपनिंग है क्लोजिंग है? क्लोजिंग है। तो ओपनिंग कितना था? 6000। गलत हो गया सारा ही। ओपनिंग 6000 हो गई, ओपनिंग 6000। दोबारा सुने, 1 जनवरी 15 को कैपिटल कितना था पता नहीं, 1 जुलाई 15 को 4000 शेयर इशू हुए, और 31 दिसंबर 15 है जो नीचे ऊपर टेबल पे दिया हुआ है, लिखी हुई डेट लिखी हुई है 31 दिसंबर। तो पहले 6 थे तो 4 इशू करके 10 हुए ना। तो यहाँ से शुरू करेंगे आप सवाल, आ सकते हैं तो ना होना कन्फ्यूज अब, गलत हो गया सारा ही। जल्दी करें, मैंने 2 एडजस्टमेंट्स और करानी है। कोई बात नहीं, आप करें, घर से करने के लिए 3 और हैं। छोटे छोटे सवाल हैं यार, 10 मिनट, 8 मिनट का एक है, 6.5 मिनट का एक होगा, 10 मिनट का एक, टोटल 20 मिनट में सवाल हो जाएंगे। ये भी सीखना ही होगा आपका। गलत हो गया कोई बात नहीं, दोबारा बनाएं।
ये पर्टिकुलर कॉलम है ना, क्या करें? क्या जो पर्टिकुलर वाला है बोनस राइट ये अपने लिए ही है कि आपको पता हो कि आपने कौन कौन सा किस दिन क्या लिखना है। अगर आपने अगर एक कॉलम छोड़ना ही है तो ये छोड़ दें बेशक, लेकिन फिर भी गलती हो जाएगी ना। ठंड लग रही? अच्छा नहीं ना।
ज़्यादा देर लग गई यार। जब हम लोग रीस्टेटिंग निकालेंगे उसमें राइट फैक्टर भी नहीं, मतलब कि रीस्टेटिंग से पहले राइट फैक्टर भी नहीं लेंगे और बोनस फैक्टर भी नहीं ना लेंगे। जो ओरिजिनल निकालनी है, हाँ उसके लिए तो राइट बोनस दोनों नहीं है। देख लें पीछे, सोल्यूशन देख लें। बड़ी देर लगा दी भाई।
देख लो सोल्यूशन। क्या वो लेस होगा ना डिविडेंड? न्यूमरेटर में हमने पैट में से लेस करना है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का प्रेफरेंस डिविडेंड, रिडीमेबल वाला नहीं करना, वो ऑलरेडी हुआ हुआ है। हाँ जी, ये इसमें नया कुछ भी नहीं है, मतलब एक जस्ट जो बीत किया है उसको प्रैक्टिस ही है, इसमें कोई फिर भी कोई कैलकुलेशन पूछनी है तो बताएं। ठीक है। अच्छा, ये दो फालतू फालतू चीज़ें ये देख लें ज़रा। ये नॉर्मली होता नहीं है पाकिस्तान में, तो इसलिए इसके चांस भी कम है। बहरहाल आईएएस में है इसलिए बताना तो पड़ेगा। जैसे करेंसी नोट्स 100 के 5 मिला लें तो 500 बन गए। तो 100 के 5 नोट या 500 का एक नोट एक ही बात है। इसको उलट कर लें, 500 का नोट है उसका चेंज करा लें तो 100 के 5 हो गए, या 50 के। तो कंपनीज कर सकती हैं ऐसा कि जो उनकी ऑलरेडी फेस वैल्यू है वो ऐसा करें कि इसको तोड़ दें, यानी शेयर्स बदल दें। 10 रुपए की बजाय शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपए कर दें। कंपनीज कर सकती हैं ऐसा। इसको शेयर्स तोड़ना या स्टॉक स्प्लिट करना कहते हैं, स्टॉक शेयर्स को कहते हैं। स्टॉक स्प्लिट का मतलब है कि कंपनी अपने शेयर्स की डिनोमिनेशन बदल दे, छोटी डिनोमिनेशन कर दे। अच्छा, अब जिनके पास पहले शेयर्स हैं उनसे पुराने लेंगे, जैसे करेंसी नोट चेंज होते हैं तो स्टेट बैंक में पुराने नोट दें, नए नोट ले लें। तो कंपनी उन लोगों से कहेगी आप अपने पुराने शेयर्स जमा करा दें, पुराने शेयर्स जमा करा दें और हमसे नए शेयर्स ले लें। इसमें पैसे आ जा रहे हैं? नहीं, कोई पैसे नहीं आ रहे। इसीलिए जिस तरह बोनस की एडजस्टमेंट थी, इसकी भी एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ शेयर्स बदल रहे होंगे कि नहीं? जिन लोगों के पास पहले 10-10 रुपए वाला शेयर है उनसे कहेंगे यार वापस करो, 2-2 रुपए वाला शेयर ले लो, तो एक 10 रुपए का शेयर देकर उसको एक 2 रुपए वाला दे देंगे? नहीं, 5 2 रुपए वाले शेयर देंगे। इसका उलट 10-10 रुपए वाले शेयर थे, कंपनी ने सोचा उसको बढ़ा के 30 कर लेते हैं, तो लोगों से कहेंगे पुराने दे दो, नए शेयर ले जाओ। तो एक 10 रुपए वाला लेके नया 30 वाला दे देंगे, फिर 3 10 वाले लेके एक नया शेयर दे देंगे। इसको शेयर कंसोलिडेशन कहते हैं। इन दोनों के अंदर कोई कैश आ जा नहीं रहा है, इसलिए बोनस की तरह इसकी भी एक एडजस्टमेंट करनी है। 2 फार्मूले बताएं आपको, दोनों में से जो लगाना आसान रहे। इसमें क्या हो रहा है, एक लेके 5 दे रहे हैं, यानी एक पुराना लेके 5 नए दे रहे हैं, 5/1। या फिर पुराना कितने का था, 10 रुपए वाला, नया कितने का है, 10/2। चाहे नंबर ऑफ शेयर से कर लें, चाहे उनकी फेस वैल्यू से कर लें, लेकिन ये उलट है। दोनों में से अगर कोई, मैंने 2 इसलिए बता दिए कि हो सकता है दोनों में से कोई एक तरीका दिया हो, यानी हो सकता है आपको फेस वैल्यू ना बताई हो, बस ये कहा हो कि स्प्लिट हुआ है और पुराना एक लेके नए 5 दे रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये भी बताया। वरना मुझे अंदाज़ा है ये लगाना आसान होगा, लेकिन ये भी इसलिए बताया कि हो सकता है आपको 10 और 2 रुपए की बजाय ये कहा हो कि स्प्लिट किया है और 5 पुराने, एक पुराना लेके 5 नए दे दिए, तो 5/1। अदरवाइज 10 रुपए बाय 2 रुपए, वो भी ये चीज़ बनेगी। नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो जाएंगे ना, पुराने लेके नए दे देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स बदल जाएंगे। और यहाँ भी सेम फार्मूला। इसमें क्या हो रहा है, पुराने 3 लेके एक नया दे रहे हैं, और अगर रुपए से करना है 10 रुपए डिवाइडेड बाय 30 रुपए। बिल्कुल एक स्टॉक स्प्लिट वाला कॉलम ऐड हो जाएगा, जिस तरह बोनस का कॉलम था।
तो ये पाकिस्तान में होता नहीं है, इसलिए चांस तो मुझे नहीं लगता कि टेस्ट होगा। फिर भी एक मैंने क्वेश्चन 3 बनाया हुआ है, एक 4 बनाया हुआ है, सिर्फ ज़बानी देख लें बहुत है। क्वेश्चन 3 4 ज़बानी देख लें बस, ये तो हो गया देखना। अब एक करना भी है, तो एक सवाल ट्राई कर देना, तो उसमें मैंने रिवर्स कैलकुलेशन बनाई हुई है। कहाँ पर? शेयर डिनोमिनेशन। क्वेश्चन 3 और 4 ज़बानी देख देना बस, और करने में तो फिर एक सवाल और करना ही चाहिए आपको। अगर कोई 2 करना चाहे तो 2 कर ले, हैं ये तो चले एक सवाल दे रहा हूँ, अगर करना चाहें तो क्वेश्चन 6 सिर्फ ये शेयर्स निकाल देना, ईपीएस नहीं, ईपीएस मैंने सिखानी है अभी, सिर्फ शेयर्स निकाल देना, यानी सिर्फ डिनोमिनेटर निकाल देना क्वेश्चन 6। डेट्स ध्यान से देख के। इस तरह का देखना 3 4 है, और क्वेश्चन 6 आंखें बंद करके करना है। तो देखना तो वो भी है, लेकिन क्वेश्चन 6 बस आप डिनोमिनेटर निकाल लें। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।